और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे घटनाक्रम में दुनिया की कूटनीति बदल गई है? क्या पाकिस्तान अचानक पीस मेकर की भूमिका में आ गया? और क्या भारत, जो खुद को ग्लोबल लीडर बताता है, इस पूरी कहानी में कहीं पीछे छूट गया? हे गाइस, मैं हूं तस्कीर और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या ईरान और यूएस इसराइल की जंग जो थी वो रुक गई है परमानेंटली, और ये डील कैसे हुई, इसमें पाकिस्तान का क्या अहम रोल रहा है। डील हुई है उसके ऊपर क्या इंडियन एनालिसिस आ रहे हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो में। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। आज सुबह इससे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज नहीं हो सकती। अमेरिका और ईरान के बीच में पीस डील का ऐलान हो गया है और सबसे बड़ी बात, अब इस शांति समझौते पर जुमे को यानी कि फ्राइडे को दस्तखत होंगे। छोटी सी छोटी बात पर अगर गौर करें ना दोस्तों, तो इस पीस डील में साफ तौर पर ईरान की जीत दिखाई देती है। याद कीजिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने परसों क्या ऐलान किया था कि संडे को इलेक्ट्रॉनिकली इस डील पर हस्ताक्षर करेंगे, मगर ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि संडे को इस डील पर दस्तखत नहीं होंगे। अब इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि फ्राइडे को इस पर दस्तखत किए जाएंगे। ईरान की शर्त आज का यह लम्हा पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है, और अगर भारत ने थोड़ा दमखम दिखाया होता तो पाकिस्तान की जगह भारत हो सकता था, क्योंकि भारत की स्थिति और भी बेहतर है। भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि ईरान से लेकर इसराइल, उसके संबंध सभी देशों के साथ अच्छे हैं, मगर हमारी सरकार ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गवा दिया। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि होने क्या वाला है। क्या डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू पर कंट्रोल रख पाएंगे? क्योंकि यह मत भूलिए कि नेतन्याहू अब भी लेबनान पर हमला कर रहे हैं और ट्रंप इसको लेकर नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात, क्या होगा ईरान की वो जमा हुई संपत्तियों का, उन तमाम फ्रोजन फंड्स का? क्योंकि इस डील के मुताबिक न्यूक्लियर मुद्दे पर तब तक बात नहीं होगी जब तक अमेरिका ईरान की फ्रोजन संपत्तियों को रिलीज नहीं करता। शर्त है उसकी तमाम कैद संपत्तियों को रिलीज नहीं करता, जारी नहीं करता। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं तमाम बड़े न्यूज नेटवर्क्स इस बारे में क्या कह रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर CNN, ट्रंप एंड ईरान रीच अग्रीमेंट दैट इंक्लूड्स ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अल जजीरा, यूएस ईरान सेज पीस डील रीच, साइनिंग टू टेक प्लेस ऑन फ्राइडे। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का गाजे बाजे के साथ ऐलान किया कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। मगर अभी तक यह तय नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बाद क्या ईरान टोल लेगा, पैसे लेगा या नहीं लेगा। सबसे पहले इस डील के मायने क्या हैं, आइए अब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान लफ्जों में। गौर फरमाएं। डिप्लोमैटिक सफलता। अमेरिका और ईरान का कहना है कि दोनों के बीच एक समझौता हो गया है जो शुक्रवार से लागू होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा सकता है और समझौते पर दस्तखत के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खोल दिया जाएगा। हालांकि समझौते का पूरा दस्तावेज अभी पब्लिक नहीं किया गया है। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, आगे क्या होगा? तो गौर फरमाएं। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि शुक्रवार को औपचारिक हस्ताक्षर समारोह के बाद स्विट्जरलैंड में आगे की बातचीत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि 60 दिनों की परमाणु वार्ता तभी शुरू होगी जब अमेरिका ईरान के अरबों डॉलर के जमा हुए फंड जारी करेगा। और जाहिर सी बात है इसका, और यह कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि इस पूरी बातचीत में पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम उभर कर आया है, खासतौर से दो शख्सियत, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, दुनिया में चाहे जितने भी देश हैं, सबसे यूनिक पोजीशन किसकी है? इंडिया, भारत की। क्यों? क्योंकि हमारे ताल्लुकात इस्राइल से भी बेहतर रहे हैं और ईरान से भी बेहतर रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जंग की शुरुआत से ही खुद को इस्राइल के करीब बताया। बावजूद इसके ईरान इन रिश्तों की अहमियत को समझता था, फिर भी उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बार बार भारतीय जहाजों को गुजरने की अनुमति दी। यह अमेरिका था जिसने 3 बार हमारे जहाजों पर हमला किया और हमारे 3 नागरिकों को मार दिया। हमारे 3 नाविकों को मार दिया। यह अमेरिका था जिसने टॉर्पीडो के जरिए इंडियन ओशन पर हमला किया, जिसमें एक
ईरानी जहाज पर उसका टॉर्पीडो आकर लगता है और कम से कम 100 ईरानी मारे जाते हैं। अमेरिका ने बार बार किया, मगर हमारी सरकार की प्रतिक्रिया, उसका रिएक्शन निहायत ही कमजोर और लचर रहा। जाहिर सी बात है दोस्तों, पाकिस्तान इसे अपनी बहुत बड़ी जीत पेश कर रहा है। पाकिस्तान इसके जरिए दुनिया में अपना मुकाम बढ़ते हुए देख रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, हमारी सरकार यानी बीजेपी सरकार की नाकामी के चलते हमने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया है। शहबाज शरीफ ने इस बारे में क्या कहा है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। हम इस संघर्ष का कूटनीतिक समाधान खोजने के लिए अमेरिका और ईरान दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही इस मीडिएशन प्रयास में हमारे भाइयों कतर के लीडरशिप का भी दिल से आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सहयोग से यह समझौता संभव हो पाया। मैं विशेष तौर से सऊदी अरब के दूरदर्शी लीडरशिप और तुर्की गणराज्य का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब जबकि समझौता हो चुका है, मीडिएटर्स इस हफ्ते कई बैठकों का आयोजन करेंगे। ये शुरुआती चर्चाएं टेक्निकल बातचीत और ऑफिशियल दस्तखत समारोह की नींव तैयार करेगी। दोस्तों, शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं? वो तुर्की का धन्यवाद कर रहे हैं, वो तमाम मध्य पूर्व देशों का धन्यवाद कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान न सिर्फ अमेरिका के सामने बल्कि मिडिल ईस्ट में भी अपने मुकाम को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल, भारत ने, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गवा दिया, मगर उसका दोष सिर्फ और सिर्फ हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री और इस सरकार की सोच पर थोपा जा सकता है। अब यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो पीस डील हुआ है, क्या ईरान पर वाकई कोई दबाव था? और उससे भी बड़ी बात, नेतन्याहू का क्या होगा? इन दोनों सवालों का अब मैं जवाब देने जा रहा हूं। सबसे पहले, क्या वाकई ईरान पर प्रेशर था? क्योंकि हम जो इस डील में देख रहे हैं, साफ तौर पर इसका एक एक पहलू ईरान के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। गौर फरमान ने सीज फायर की घोषणा की थी, तब इस्राइल ने ईरान पर हमले रोक दिए थे, लेकिन लेबनान पर हमले बढ़ा दिए थे। जब पाकिस्तान ने जोर देकर कहा कि लेबनान भी सीज फायर का हिस्सा है, तो ट्रंप ने समझौते की शर्तें बदलकर लेबनान को उससे बाहर कर दिया था। चिंता यह है कि कहीं इस बार भी ट्रंप ऐसा ना करें। हमदी ने कहा कि इस्राइल में तेहरान के साथ ऐसे समझौते का काफी विरोध है। उनके मुताबिक नेतन्याहू ने आज लेबनान पर हमला करके इस समझौते को पटरी से उतारने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है क्या पश्चिम एशिया के महासंग्राम में सुपर पावर अमेरिका और अजय माने जाने वाले इजरायल के इतिहास की सबसे करारी शिकस्त हो चुकी है। जिस ईरान को दुनिया सालों से प्रतिबंधों में जकड़ा हुआ देश मानती थी, प्रतिबंध लगे हुए भी थे, क्या वही आज अमेरिका और इजरायल के सामने सिर ऊंचा करके खड़ा है? क्या जिस युद्ध को ईरान को झुकाने के लिए शुरू किया गया, तबाह करने के लिए शुरू किया गया, उसी युद्ध ने उसे पहले से ज्यादा ताकतवर बना दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे घटनाक्रम में दुनिया की कूटनीति बदल गई है? क्या पाकिस्तान अचानक पीस मेकर की भूमिका में आ गया? और क्या भारत, जो खुद को ग्लोबल लीडर बताता है, इस पूरी कहानी में कहीं पीछे छूट गया? दरअसल पश्चिम एशिया से इस वक्त का एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया की राजनीति को हिला दिया। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा हुई। दावा है कि लेबनान समेत कई मोर्चों पर युद्ध थमेगा, ईरान की अरबों डॉलर की बंद संपत्तियां खुलेंगी और तेल व्यापार के रास्ते फिर से सामान्य होंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप इसे अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान की सेना खुद को विजेता घोषित कर रही है। इजरायल के भीतर भी इस समझौते को लेकर बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। तो क्या ये ट्रंप की जीत है या मजबूरी? क्या इजरायल की हार है या रणनीतिक पीछे हटना? क्या ईरान ने युद्ध के मैदान से ज्यादा बड़ी जीत कूटनीति के मैदान में हासिल कर ली? और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये सिर्फ युद्ध का अंत है या दुनिया में एक नए शक्ति संतुलन की शुरुआत है? इन्हीं सवालों पर करेंगे आज विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य का खास शो आशुतोष की पैनी नशर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष जी, ट्रंप पीस डील की तो बात हो गई, समझौते की बात हो गई, अब दोनों तरफ कह रहे हैं कि हम जीते। किसकी बढ़त रही? जिस ईरान को समझा था कि खत्म कर देंगे, वो तो बताया जा रहा है कि नया सुपर पावर बन के निकला है। देखिए अंकुर, दरअसल ये अमेरिका या ट्रंप की सीधे एक बड़ी हार है।
इससे अलग कोई शब्द कहे ही नहीं जा सकते। आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में लगातार मैं कहता रहा, जब युद्ध समाप्ति का ऐलान नहीं हुआ था बल्कि ये कहा गया था पॉज किया गया, तब भी मैंने कहा था कि देखिए अब युद्ध दोबारा शुरू नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप बुरी तरीके से फंस चुके हैं, उनकी राजनीतिक हार एक तरीके से हो रही है, और अगर इस युद्ध को वो अगर दोबारा शुरू करते हैं या शुरू करने की कोशिश भी करते हैं तो इससे ट्रंप का राजनीतिक करियर पूरी तरीके से बर्बाद और खत्म हो सकता है। रिपब्लिकन पार्टी, अमेरिका की बादशाहत अब नीचे जाती हुई दिखाई पड़ रही है और चीन एक बहुत तेजी के साथ उभरता हुआ भविष्य का नंबर 1 देश बनने की दिशा में है। तो एक चीज हुआ है, अमेरिका की बादशाहत को बहुत गहरे चोट लगे। दूसरा, इजराइल की जो तूती बोला करती थी, इजराइल से लोग डरा करते थे, अब इजराइल की जो क्षेत्रीय एक सुपर पावर की हैसियत थी, उसको बहुत गहरे चोट लग गए हैं और अब वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। दरअसल पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है कि उसकी पूरी राजनीति, उसका पूरी विश्व की पॉलिटिक्स वो अमेरिका के भरोसे चलती है। जब अमेरिका उसको डांटता है तो चुपचाप बैठ जाता है, कमजोर या एक कायर कबूतर की तरीके से, और फिर कुछ नहीं करता। फिर थोड़ी बहुत खराब भी किया जाएगा। बहुत चीजें हैं जिसमें साफ साफ नजर आता है कि ईरान की। आशुतोष जी, अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत तो इसमें एक दर्शक बन के दूर से देखता रहा, पाकिस्तान पीस मेकर बना है, उसकी इतिहास में पहली बार पाकिस्तान की चर्चा हो रही है इस मामले में, और भारत तो पीछे छूट गया। क्या इसको पश्चिम एशिया की नीति बदलेगा, नहीं बदलेगा? देखिए, हमारी जो विदेश नीति पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट को लेकर पूरी तरीके से एक्सपोज हुई है और मोदी सरकार को अपनी जो विदेश नीति है उसको नए सिरे से कैलिब्रेट करने की जरूरत है, उसको नए सिरे से एक तरीके से नई दिशा देने की जरूरत है। जिस तरीके से हम दुनिया में परसेप्शन चला गया कि हम तो पूरी तरीके से अमेरिका के साथ हैं और अमेरिका लगातार हमारा अपमान कर रहा। देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम अमेरिका के साथ, दुनिया में परसेप्शन है कि अमेरिका के साथ और अमेरिका हमें रोज अपमान कर रहा। अभी हाल का जो फैसला अगर आप देख लीजिए, हमारे जो 3 सी फेयरर्स थे जिनकी मौत हो गई अमेरिका के हमले में, और अमेरिका उस पर बजाय अफसोस जताने के वो सीना चौड़ा करके हमको हेकड़ी अपनी दिखा रहा, आदेश दे रहा। हाँ, तो ये, और हम जिस तरीके से इजराइल के साथ जाके खड़े हो गए और हमने ईरान जैसा अपना दोस्त इस युद्ध में खो दिया है, तो उसकी वजह से हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय छवि थी उसको नुकसान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हम एक बड़े सुपर पावर, एक बड़ी आर्थिक पावर के तौर पर जो हमारा एक परसेप्शन बना था और हमारी जो इंडिपेंडेंस थी फॉरेन पॉलिसी को लेके, उसको नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान को जरूर फायदा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान अगर आप ध्यान से देखें तो वो कितना कामयाब हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब दुनिया पर सबसे बड़ा संकट था, जब सारे देश आर्थिक स्तर पर परेशान हो गए थे, तेल, ऑयल, एलपीजी गैस का क्राइसिस हो रहा था, सारे देश बिलबिला रहे थे, परेशान थे। ऑलराइट गाइस, तो देखा आपने, इंडियन एनालिस्ट भी इस चीज की तारीफ कर रहे हैं कि ये वॉर रुक गया, और सब लोग यही चाहते थे कि ये वॉर कैसे भी रुक जाए, और इसके अंदर पाकिस्तान की क्या भूमिका यानी कि रोल रहा है वो हम सबको पता है। एक बार और ट्राई कर चुके थे, और बातचीत में मीडिएट का रोल पाकिस्तान हमेशा से, मतलब जब से ये जंग शुरू हुई है वो करता जा रहा था कोशिशें। पाकिस्तान ईरान का ब्रदरहुड, भाईचारा भी दिखाई दिया, जिसके अंदर दोनों एक दूसरे की तारीफें कर रहे थे, और इस मीडिएशन के जरिए कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 से बचाया है दुनिया को। इन लोगों ने मिलकर, पीस मेकर्स ने, पीस बनाने वालों ने जंग रुकी, डील बनी है वो भी ईरान की शर्तों पर, और ये चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है कि इतनी बड़ी ताकतें ईरान के आगे ईरान की शर्तों पर बात मानने को तैयार हुई है।